नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों इसमें हमने जी के जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है। साथियों इसमें हमने जी के जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी लिया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससीजीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 में किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की। इससे पूछा गया कि 2026 में ही किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। जापान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा को लागू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से कौन से देश कर रहे हैं। इससे पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी है जो कौन कौन से देश कर रहे हैं। कतर, ओमान और यूएई, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, जो फीफा विश्व कप 2026 होगा उसकी मेज़बानी यूएसए, कनाडा और मेक्सिको करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। इससे पूछा गया कि डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। अग्नि, प्राइम, प्रबल, सेकेंड, सौर, 10, निर्भय, एएम। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्रिम प्राइम है जो इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों डीआरडीओ, यहाँ पर बात करते हैं डीआरडीओ की। ठीक है, डीआरडीओ का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना, यदि हम बात करें इसकी स्थापना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के एक नए चरण का उद्घाटन किया गया। इससे पूछा गया कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के एक नए चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, साथ ही जो गंगा एक्सप्रेस वे है वह मेरठ से शुरू होता है तो यह प्रयागराज तक जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज तक जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। ठीक है, यह 594 किलोमीटर लंबा है और यह कितने राज्यों से होकर, कितने जिलों से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश के, तो यह उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 12 जिलों से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 2026 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का मुख्य विषय क्या था। इसमें पूछा गया कि 2026 में WEF की वार्षिक बैठक का मुख्य विषय या थीम क्या थी। कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड, रेजिलिएंट
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI, नेविगेशन द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक। तो इसका राइट आंसर होगा नेविगेशन द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय था नेविगेशन द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे से संबंधित है। पूछा गया कि जो केन बेतवा लिंक है वह किन दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे से संबंधित है। उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कैसी है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते की नई खेप को छोड़ा गया है। इसको पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उन्हें भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क या गिरी नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा कोनू नेशनल पार्क। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका से चीतों की एक खेप लाई गई थी उनको कोनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत को किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। इसे पूछा गया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य जो भारत को किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक या 2070 तक। तो इसका राइट आंसर होगा कि 2047 तक। ठीक है, 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2026 में इसरो द्वारा चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए कौन सा अगला महत्वपूर्ण मिशन कतार में है। चंद्रयान 4, गगनयान 2, शुक्रयान फर्स्ट या आदित्य L2। तो इसका राइट आंसर होगा, यह होगा चंद्रयान 4। ठीक है, इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 की तैयारी की जा रही है। ठीक है, और चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों यदि हम बात करें इसरो की, ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। यदि हम बात करें कि इसरो के जनक कौन हैं, तो भारत में इसरो के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, ये इसरो के जनक हैं। यदि हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रूढ़िवादी और सबसे तेजी से जनसंख्यायिकी बदलाव का सामना करने वाला महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है जो सबसे तेजी से जनसंख्यायिकी बदलाव का सामना करने वाला महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इससे पूछा गया कि किस मुगल सम्राट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। साथियों यहाँ पर बात हुई है मुगल सम्राट की, तो बात करें मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके बाद बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं।
कौन हुआ? हुमायूं हुआ। ठीक है, और हुमायूं के बाद उनका पुत्र था अकबर। ठीक है, हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर था। तो अकबर है जो, यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन सा था? यह तीसरा शासक था, और इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित। किससे? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथ ही यदि हम बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 है जो यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 40 है जो यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 है जो यह कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। किससे? कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे हाल ही के वर्षों में रामसर स्थल के रूप में भी चर्चा मिली है? इससे पूछा गया कि जो शेखा झील है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो शेखा झील है यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया। क्या किया गया? रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? इससे पूछा गया कि जो जयदेव थे वह किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, हर्ष या कनिष्क? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, जो गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इससे पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 ईस्वी में। यदि हम बात करें विश्व में, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? इससे पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग को किस वर्ष औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, या किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1920 या बेलगाम अधिवेशन 1924? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इस पूछा गया कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और वह अरब सागर में गिरती है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी,
नर्मदा नदी या कावेरी नदी? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है साथियों, नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। साथियों, नर्मदा नदी है जो यह अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कहाँ पर? यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे को प्रशासनिक और परिचालन की दृष्टि से कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे को प्रशासनिक और परिचालन की दृष्टि से कितने जोन में विभाजित किया गया है? 17, 18, 19 या 21? तो इसका राइट आंसर होगा 18। ठीक है, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक और परिचालन की दृष्टि से 18 जोनों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? इससे पूछा गया कि जो ओजोन परत है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत है जो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध एवं बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इससे पूछा गया कि जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो प्रसिद्ध इब्न बतूता है यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो इब्न बतूता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इस पूछा गया कि जो लाइट ईयर है वो किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की या प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता की? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? इस पूछा गया कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन है जो किस अंग द्वारा होता है? यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा या पित्ताशय? तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय से तो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछा गया कि जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या पहले बढ़ता फिर घटता? तो इसका राइट आंसर होगा कि बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? पूछा गया कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी? साथियों, यहाँ पर यदि हम बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। और यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में अधिकतम होती है? इससे पूछा गया कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात में, गैस में, द्रव में या ठोस में? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस में। ठीक है, ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इससे पूछा गया कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या लोहा? तो इसका राइट आंसर होगा
टंगस्टन। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। इससे पूछा गया कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। इससे पूछा गया कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक है जो जिम्मेदार होता है। फ्लोएम, जाइलम, कोर्टेक्स या एपिडर्मिस। तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। ठीक है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक है जो जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाईफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है। पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण है जो उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।